हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। जीडी की भर्ती बढ़ गई है। पहला तो गुड न्यूज़ आपके लिए यही है कि 24,000 की जगह अब लगभग 45,000 वैकेंसी आ गई है। तो अब नहीं तो फिर तो कभी नहीं, समझ रहे हो। आज नहीं तो आप फिर अगले पता नहीं कितने आपको साल वेट करने होंगे। और साल वेट क्या करना है बेटा, इसके बाद तो तुम्हारा टाइम ही निकल जाएगा। देखो, एक बात समझाओ तुम्हें। जब लोहार जो है लोहे को गर्म करता है, ठीक है, तो उसको अच्छी तरह पता होता है कि किस टाइम पे हथौड़ा मारना है और किस टाइम पे उसको गर्म करना है। अगर वो टाइमिंग थोड़ा सा भी इधर उधर कर देगा तो जो लोहा है ना, उसमें उसमें दरारें आ जाएंगी। ठीक है, वो फिर बढ़ेगा नहीं, उसमें दरार आएगी, वो टूट जाएगा। अगर इस प्रोसेस को लोहार फॉलो ना करे, या और जितनी भी चीजें हैं जो आपको लोहे के सामान बना के देती है, अगर वो फॉलो ना करें, तो फिर लोहे को किसी सामान में बदलना हो तो मुश्किल नहीं, नामुमकिन होगा। मेन चीज क्या है? मेन चीज मेरा टाइमिंग है। टाइम रहते अगर आप जाग गए तो डेफिनेटली आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के बाद आराम से सोओगे। अगर नहीं जगे तो फिर आगे की जितनी भी सारी जिंदगी होगी वो इस चक्कर में गुजर जाएंगे कि कल के दिन मैं क्या करूंगा, पेट कैसे भरूंगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे होगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल नहीं है, ये मोटिवेशन कोट है। सबसे भयानक दौर से अगर आप गुजर रहे हैं तो ये आपको मोटिवेट करेगा। भयानक दौर है ही क्यों नहीं, क्योंकि अभी मंदी आने वाली है। तो इन सब चीजों से बचना है तो मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। समय और जिंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जिंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है, और समय हमें जिंदगी की कीमत सिखाती है। समझ रहे हैं? ये दो शिक्षक है बेटा, दो शिक्षक नहीं आपके लाइफ में। यही नहीं, जिस जिस फील्ड में आप जाएंगे वहां वहां कोई एक सिखाने वाला मौजूद होगा। जैसे आप पढ़ाई के क्षेत्र में आए हैं तो हम आपको सिखा रहे हैं, पढ़ा वढ़ा नहीं रहे, सिखा रहे हैं बेटा सवाल को कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि तुम खुद पढ़े लिखे हो, इंटरमीडिएट पता नहीं, ग्रेजुएशन पता नहीं क्या क्या तुम करके बैठे हो, तो आज तुम नौकरी चाहते हो, तो तुमने ऑब्वियसली बहुत सारी पढ़ाई करके रखी हुई है। अब सीखना है हमें, बाकी कुछ नहीं करना। तो सीखने के एवज में सबसे पहला सवाल ये है, इस सवाल को हम निपटाएंगे। तो फटाफट से आप सभी लोग अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, कर सकते हैं तो करिए, मजा आएगा बहुत एकदम। जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 164 की वृद्धि हो जाती है तो 12% की हानि 8.5% लाभ में बदल जाती है। सिंपल सी बात है। आपसे ये कह रहा है कि पहले हानि इतनी थी, अब इतना लाभ हो रहा है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए एक काम करें, जब ऐसे सवाल आए तो इन दोनों को जोड़ लो। क्या कर लो? इन दोनों को जोड़ लो। सर अगर इन दोनों को जोड़ा तो हमने समझा कि यहाँ पे 20.5 आएगा। क्या आएगा सर? 20.5। सर 20.5 आएगा, ये किसके बराबर होगा? सर ये 164 के बराबर होगा। समझ रहे हैं? ऐसे सवाल आएंगे तो दोनों को जोड़ लेना और इसको 164 के बराबर कर देना। डन है जी? बिल्कुल डन है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं, क्या मैं इसको 8 से गुणा कर सकता हूं? तो 8 पंजे 40। सर बिल्कुल कर सकता हूं, 8 ही बार जाएगा ये। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 8। तो 100% की वैल्यू सर हो जाएगी कितनी? 800। 800 कितनी हो जाएगी? 800। और आपसे क्रय मूल्य ही पूछा था बेटा, क्रय मूल्य हम 100% को ही लिखते हैं। अरे आई बात समझ में दोस्त, पढ़ो इसको। 18 संतरों को 51 रुपए 20 पैसे में बेचने पर एक वस्तु को 20% की हानि होती है, एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 30% का लाभ अर्जित करने के लिए 819 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे? सिंपल सी बात है। अच्छा जी, देखो मेरी बात एक बात ध्यान से सुनना, जो मैं आपसे कहूंगा वो बहुत ही ध्यान से सुनना, ठीक है। हम ये देखेंगे कि 18 संतरों को इतने में बेचने पर 20% की हानि होती है, ठीक है। तो 18 संतरों को हम कितने में बेचें, कितने में बेचें बेटा, कितने में बेचें कि वो सिर्फ क्रय मूल्य को रिप्रेजेंट करे? बात समझ रहे हैं?
सिर्फ क्रय मूल्य को रिप्रेजेंट करे। तो ऐसा करने के लिए हमें करना ये होगा सर कि 151 रुपया 20 पैसा को हमें पता है कि इतने में बेचा तो 20% की हानि हो रही है। इसका मतलब ये है कि कुछ ज्यादा में ही बेचना पड़ेगा। कितना ज्यादा में बेचना पड़ेगा सर? यहाँ 5 रख दो, यहाँ 4 रख दो। कैसे 5? मेरी बात समझना, क्योंकि ये 80% को रिप्रेजेंट करेगा। 80% की फ्रैक्शन होती है 4/5, तो 80% इधर लेके जाएंगे तो 4 नीचे 5 ऊपर। ठीक है जी। अब 5 से गुणा कर लो, 5 दूना 10, 5 एकम 5 और 1 6, ठीक है, 5 छक्का 30 कि 0 हो गया, 5 एकम 5 और 3 8 हो गया। 4 से काटो, तो 4 से अगर मैंने काटा तो उत्तर अभी भी मेरा क्या आएगा? नहीं कटेगा ना। ठीक है, चलिए 4 दूना 8 हुआ, 20 हुआ, और 4 एकम 4 हुआ, 10 हो जाएगा। बचेगा यहां सर क्या? 2, तो 4 पंजी 20, यानी कि 201 रुपया 50 पैसा में बेचेंगे 18 संतरे को, तो हमें होगा ना, हमें हानि होगा ना लाभ। ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य पे जाएगा। बात मेरी समझ गए? ये आपका क्रय मूल्य है। अच्छा जी, अब मेरी बात सुनना, आपको क्या चाहिए? आपको 30% का लाभ चाहिए। क्या चाहिए? 30% का लाभ। तो अब संतरे को मुझे घटाना पड़ेगा। पहले आप इसकी फ्रैक्शन बना लो खटाक से। सर फ्रैक्शन अगर बनाएंगे तो बनेगा ये 3/10। क्या बनेगा? 3/10। क्या बनेगा? 3/10। सिंपल सी बात है, अगर 3/10 ये बन रहा है, इसका मतलब ये है 18 की 13 होगा ये। बेटा एक काम कर लो, यहाँ पे 18 की जगह 13 रख लो, पहली चीज। ठीक है, मैं कह रहा हूं इसके लिए कर लो, इसको 13 रख लो, क्योंकि अगर 13 नहीं रखोगे तो सवाल निकालना मुश्किल हो जाएगा। 13 रख लो यहाँ पे, ठीक है, यह 13 रख लो। ठीक, 18 नहीं है वो 13 है। ठीक है, क्योंकि अगर 18 रख रहा हूं मैं तो प्रॉब्लम ये हो रही है ना, मैं बता रहा हूं प्रॉब्लम क्या है। कटेगा ही नहीं ना, कटेगा ही नहीं। ठीक है, चलो सुनो मेरी बात ध्यान से। हमें प्रॉफिट चाहिए, इसका मतलब ये 13/10 होना चाहिए। ठीक है, यानी पहले मैं 13 संतरे बेच रहा था, आज अगर मैं 10 बेचूं तो 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। बस यही समझते हैं इसमें। पहले मैं 13 बेच रहा था, आज मैं 10 बेचूंगा तो ही मुझे 30% का प्रॉफिट होगा। यानी कि इतने में आप कितने संतरे बेच रहे हो सर? 10 संतरे। कितने संतरे? 10 संतरे। कितने भाई? 10। मेरी बात ध्यान से सुनना, हम इसमें कितने का गुणा करें कितना बन जाए? क्या हम 4 का गुणा कर सकते हैं? 4 दूना 8 मे बी, तो 4 दूना 8 का गुणा कर रहे हैं तो यहां भी 4 का गुणा ही कर लेंगे। ठीक है, तो 4 दहाई में 40। ठीक है, ऑप्शन को मारो गोली, 4 दहाई में 40 करो। ठीक है, इसको लगाओ अपना उत्तर। हमने किया ये इसीलिए है मात्र क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं था। समझ रहे हैं? ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? आपने किया क्या है? आपने किया ये है कि इसमें 4 का गुणा करेंगे तो इतना आएगा, है ना? है ना भाई? ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट। कह रहा है एक नाव जो है वो 52 मिनट के कुल समय में धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर और धारा की दिशा में 11 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। धारा की चाल 5 है तो नाव की चाल बताओ। अच्छा जी, देखो एक बात मेरी ध्यान से सुनना, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं क्या कि बेटा आपको क्या करना है, रिलेटिव स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो अगर मान लिया नाव की चाल x है तो एक बार रिलेटिव स्पीड ये होगी और दूसरी बार रिलेटिव स्पीड क्या होगी? x-5 होगी। ये दोनों रिलेटिव स्पीड है, ये दोनों क्या है? रिलेटिव स्पीड है। ठीक है, बात आ रही समझ में? सर बिल्कुल आ रही है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे 10 धारा की दिशा में 10 किलोमीटर चला और यहां धारा की विपरीत दिशा में, अच्छा ये उल्टा हो गया है। सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। धारा की विपरीत दिशा में 10 चल रहा है बेटा, धारा की विपरीत दिशा में चलेगा, इसका मतलब ये है कि रिलेटिव स्पीड माइनस होगी और रिलेटिव स्पीड प्लस कब होगी? जब धारा की दिशा में चलेगी। डन है जी, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए मेरी बात। देखो मैं ये कह रहा हूं कि अगर सपोज ये करो कुल मिला के
52 ले रहा है, तो कुल मिला के 52 ले रहा है। यहाँ पे T1 रख दो, यहाँ पे T2 रख दो। देखो जब इसको हम इधर ले जाएंगे तो T1 इज इक्वल टू आएगा 11 बाई x प्लस 5, तो T2 बराबर क्या होगा सर 10 अपॉन x माइनस 5। इसको जोड़ोगे तो आप ये बात समझ सकते हो और ये समझ भी सकते हो कि T1 प्लस T2 है सर 52 मिनट। कितना है सर 52 मिनट है। डन है जी, बिल्कुल डन है। यहाँ पे है सर 11 अपॉन x प्लस 5, यहाँ पे है 10 अपॉन x माइनस 5। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं चाहूं तो x की वैल्यू यहां से पुट कर सकता हूं और मिनट में आंसर दे सकता हूं। चाहूं तो कर सकता हूं ना, बिल्कुल कर सकता हूं। तो मैं वही करूंगा क्योंकि हमें इतना पता है कि जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये द्विघात समीकरण बनेगा और द्विघात समीकरण से हमें बचना होता है। बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से आपको वैल्यू उठा के पुट करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा क्या वही उत्तर आ रहा जो हम चाहते हैं। चलिए जरा देखिए, मैं एक काम करता हूं, यहां पे कितना रख दूं, 25 रखूं। 25 तो कटेगा ही नहीं, 25 तो काटेगा ही नहीं, 25 नहीं काटेगा। कितना रखूं, सॉरी 25 रख देता हूं, ठीक है 25 रखता हूं, ठीक है। मेरी बात सुनना ध्यान से, जब मैं x की वैल्यू 25 रख रहा हूं, 25 क्यों रख रहा हूं, इसके पीछे रीजन ये है कि जब मैं इसको मिनट में चेंज करूंगा ना, मिनट में, तो 60 का गुणा होता है। समझ रहे मेरी बात, 60 का गुणा होता है। अच्छा, इस वाले से वो 60 कटना चाहिए, तो 25 5 30 से भी 60 कट जाएगा, 25 माइनस 5 यानी 20 से भी 60 कट जाएगा, इसलिए मैं 25 रख रहा हूं। समझ रहे मेरी बात, समझ गए होंगे, मुझे लगता है समझ गए होंगे। देखो यहां पे आप रखोगे 30, तो मैंने क्या किया सर, गुणा 60 कर दिया, क्योंकि मिनट में बनाना था, ये घंटे में है, ये मिनट में है, प्लस 10 अपॉन 20, यहां पे गुणा मैंने 60 कर दिया। चल ऊपर जा, समझ रहे, 20 3 60 यानी कि 22, यहां पे 30, तो कितना आ गया सर 52। आप देख रहे हो 52 के बराबर है। इसका मतलब जो x की वैल्यू मैंने लिया था वो बिल्कुल करेक्ट ले लिया था। और मुझे ये समझ में आ रहा है, आपको भी समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्यों 25 लिया था, क्योंकि ये 60 कट जाए बस इसीलिए, और कुछ रखोगे तो 60 नहीं कटेगा। ठीक है डन। तो आप अगर चाहते तो उसी 25 को अपने 6 सेंस आंसर भी लगा सकते थे वैसे ही, क्योंकि 60 और किसी से कट ही नहीं रहा है। अगला देखो, कह रहा है एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उसे उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ होगा। देखो 28% का लाभ होने का यही मतलब है। आपसे क्या पूछ रहा है, वास्तविक लाभ कितना होना है। चलो बहुत अच्छा सवाल है। आप एक काम करो, अगर वस्तु का अंकित मूल्य ये है, सॉरी क्रय मूल्य ये है, तो उसने क्या किया भाई, 128% में वस्तु को बेचा, यानी 128 अंकित किया तो 28% का लाभ हो गया। अब कह रहा है इसमें 15% की छूट देगा। बेटा 15% की छूट निकालोगे अगर, तो ध्यान से मेरी बात सुनना, 20 पंजे 100, 5 दिया 15, 3 8 24 के 4, 3 2 6, 6 2 8 और 3 1 कम 3। ठीक है, आप ये बात जानते हो यहां पे मैं क्या करूं, बताओ सर 20 है तो 0 हटेगा, यहां डेसिमल आएगा, 2 से और काट लो, 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 दूना 4। ठीक है, तो 19.2 यहां से घटा लो बच्चा। अगर 19.2 में घटाऊंगा तो कितना आएगा सर, 108.8, यही तो मिलेगा। तो 100 की चीज अगर इतने में बिक रही है तो कितने का प्रॉफिट मिलेगा, आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि 100 की चीज अगर मैंने 108.8 में बेचा है तो 8.8% का मुझे लाभ मिलेगा, बस बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, अगला सवाल देखो, कह रहा है कि एक दुकानदार ने 1200 रुपए में 150 पेन के भाव पर पेन खरीदे और 1660 में 180 पेन के भाव से पेन बेच दिए। बेटा एक काम करो, एक एक पेन की वैल्यू निकालो, कुछ भी नहीं, एक एक पेन की वैल्यू निकालो, एक एक पेन की वैल्यू निकालो, हम उसी पे काम कर लेंगे। सर एक पेन की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहता हूं तो ये इससे कट जाएगा, 15 वाट 120, यानी एक पेन 8 रुपए में खरीदा था। बात समझ में आई, एक पेन 8 रुपए में खरीदा था। यहां से काटो, बताओ, तो 18 9 कितना होता दोस्त, 162, यानी एक पेन उसने 9 में बेचा था। ठीक है, 18 9 162, 18 9 162, तो एक पेन उसने 9 में बेचा था, 8 में खरीदा, 9 में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट पाया, 1 का। और किस पे पाया सर, क्रय मूल्य यानी कि 8 पे। 1/8 को हम परसेंटेज में क्या लिखते हैं सर, 12.5%।
तो चाहे ऐसे लिख दो या 12.5, जैसे आप समझ पाते वैसे लिखना। ये भी 12.5% ही है, ठीक है। आगे भाई साहब, मजा आया? देखो अब काम की बात सुनो। काम की बात क्या है? ऐसे सवाल आप जब भी करेंगे तो एक ही चीज का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो वस्तुओं की संख्या है वो बराबर होनी चाहिए। अगर वस्तुओं की संख्या बराबर है तो ही हम कंपेयर कर सकते हैं कि मुझे लाभ हुआ कि हानि हुआ। जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं भाई साहब कि मैं मार्केट गया था, 5 किलो आलू लाया है और 4 किलो मैं टमाटर लेके आ गया, मैंने सब में मिला के 100 रुपए खर्च किए, ठीक है। या फिर ऐसे बोल दो कि 60 रुपए का मैंने आलू लिया, 40 रुपए का मैंने टमाटर लिया है, ये भी बोल सकता हूं मैं। और तुमसे ये बोलूंगा कि अब इसी को मैंने समझ रहे हो मेरी बात? मैं कह रहा हूं कि टोटल को मैंने किस पे बेच दिया, 120 रुपए पे। तो मैं पूछूंगा कि बेटा बताओ आलू पे कितना लाभ हुआ? नहीं बता पाएंगे ना आप, डेफिनेटली नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि आलू पे हमें कितना लाभ हो रहा है, रुपए में कितना लाभ हो रहा है, या टमाटर पे कितने रुपए पे लाभ हो रहा है, तब तक हम कैसे बता सकते हैं? नहीं बता सकते ना, बिल्कुल नहीं बता सकते। तो इसी हिसाब से मैं कह रहा हूं कि एक वस्तु की कीमत आपको क्रय मूल्य में पता होनी चाहिए, एक वस्तु की कीमत आपको विक्रय मूल्य में पता होनी चाहिए, तभी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल ये है, देखो कह रहा है एक समकोण भाई साहब त्रिभुज है, इसका परिमाप 90 है। देखो परिमाप का मतलब ही होता है कि बाहरी माप। बाहरी का मतलब ये और ये। सर आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज ऐसे ही बनता है और इसके जो ट्रिपलेट है वो ऐसे ही है। मान लो ये 5 है, ये 13 है, ये 12 है, तो आप बताओ कि इनका सम कितना बनाएगा? सर सम 30 बनाएगा। सर 30 सम है और 30 को ही तो हम परिमाप बोलते हैं। इस भुजा की लंबाई या अनुपात दिया हुआ, तो इसका सम हो गया 30। इसका मतलब बाहरी माप अगर 30 है हमारे हिसाब से या फिर अनुपात के हिसाब से, तो ये 30 आया, लेकिन असल में कह रहा है कि जो परिमाप है वो 90 है। तो इसका मतलब ये है कि सर 1 यूनिट की वैल्यू यहां से हम निकाल सकते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर। अब कोई बच्चा ये ना कहे कि भाई हम 90 से इसको काटते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू 1/3 आती है। नहीं बेटा, रेशियो जो होता है ना, हम उसकी वैल्यू फाइंड करने, उसके 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करने का प्रयास करते हैं। जैसे रेशियो में आप समझ सकते हैं कि इसमें x होता है, इसमें x होता है, लेकिन क्या ये रियल वैल्यू में x होगा? नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, यहां से 1 यूनिट या फिर x की वैल्यू फाइंड करते हैं। और जैसे में x की वैल्यू फाइंड होगी, वैसे आप जानते हैं कि 5 तियां 15, इसको हम 15 लिख सकते हैं, 12 तियां 36 लिख सकते हैं और 13 तियां 39 लिख सकते हैं। आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। मेरी बात ध्यान से सुनना, समकोण त्रिभुज की जब भी बात की जाएगी और आपसे पूछेगा क्षेत्रफल बताओ, तो जो भुजा सम होगी ना उसको आधा कर देना आप। तो आधा करेंगे सर तो आएगा 18, ठीक है। अब ये 18 और 15 का गुणा कर दो, यही हो जाएगा आपका उत्तर। यानी 15 8 120 होता है, 12 हुआ, 15 कम 15 और 12 कितना होता है? 27, यानी कि 270। तो बेटा ये आपका उत्तर हो गया। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पाए होंगे बहुत अच्छी तरह से। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए जिंदा है, टाइगर जिंदा है, और उसमें आप कमेंट कर देना, ठीक है। ए की आय बी की आय से 70% अधिक है, सी की आय बी की आय से। देखो भैया एक बात ध्यान से सुनना, ये बहुत ही प्यारा सवाल है। इसको करने के लिए आपको करना ये होगा कि ए बी सी का आपको अनुपात निकालना पड़ेगा। ए बी और बेटा सी, इसका हमें अनुपात निकालना पड़ेगा। निकालेंगे कैसे, मैं दिखाता हूं आपको। कह रहा है कि बी की आय से 70% अधिक है। सिंपल सी बात है, अगर ये 100 होगा तो ये 170 होगा। आप चाहें तो एक एक जीरो उड़ा सकते हैं, क्योंकि अनुपात है तो उड़ा ही सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये 10 और ये 17 हो जाएगा, तभी भी ये 70% ही ज्यादा होगा, ठीक है। अगला देखो क्या रहा है, ए की आय, ए और बी की संयुक्त आय, ए और बी की संयुक्त आय बेटा कितना होगा? 27, ठीक है। कह रहा है संयुक्त आय के 80% के बराबर है, कि 80% के बराबर है। तो बेटा इसका 80% कैसे निकालेंगे हम? आप जानते हैं 80% को हम 8/10 भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 80 में लिखूंगा, 80/100 लिखूं या फिर 8/10 लिखूं तो बात वही है, क्योंकि 80% का मतलब परसेंट हटेगा बटा 100 आएगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? चलो, तो 8 7 56 के 6 हो गया, 8 दूना 16, 16 और 5 होता है 21, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक डिजिट हो जाएगा डेसिमल, यानी ये वाली जो वैल्यू होगी वो 21.6 होगी। क्या आप मेरी बात समझ पाए? क्या आप मेरी बात समझ गए? सर बिल्कुल समझ गए। आप जरा सवाल है, कह रहा है ए की आय सी की आय से कितना परसेंट कम है। तो सी से बेटा कितना कम है बताओ मुझे?
सर सी से सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है कितना कम है ये? तो 4.6 कम है। और किससे सर? सी से। तो सी वाला नीचे रख दो। आप अगर चाहो तो 46/216 ये रख सकते हो, ठीक है। तो कटेगा भाई? कटेगा तो है ही नहीं। तो अब बताओ हम क्या करें बेटा? अब आप कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताएंगे। एक बार मैं कैलकुलेट करके मुझे आपको आंसर मैं आपको बताता हूं, ठीक है? ठीक है, चलो मैं देखता हूं कितना आएगा। 46 डिवाइड बाई 216, तो बेटा 21.23 आ रहा है। 21.23 आ रहा है। तो 23 का मतलब यहाँ हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ गुणा 100 कर देना, क्योंकि ये अब ऐसा सवाल है तो करना तो पड़ेगा ही। तो 21.23, तो ये आपका उत्तर है, ठीक है। अगला नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर 45 मिनट में तय करती है, शेष एक 23 किलोमीटर इतने देर में तय करती है। तो आपको औसत चाल बतानी है। ये तो बहुत झंडू सवाल है। औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर था कुल दूरी को जोड़ लो, यहाँ हो जाएगा 4, 64 हो गया। और समय कुल जोड़ लो, यानी कि 5, 5, 10 के 0 हो गया। और क्या हो गया? 4, 4, 8 यानी कि 80। इसको आप घंटे में बनाओगे तो 60 का गुणा करोगे, 60 का भाग दोगे, सॉरी 60 का गुणा करोगे, सॉरी। अच्छा घंटे में बनाना है ना, तो 60 का गुणा 60 का भाग दे दो, ठीक है। ठीक है, देखो जी, आप चाहते हो तो 8 8 64 भी कर देते हैं, तो 8 छक्का 48 भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मीटर पर सेकंड में पूछा है सर, मीटर पर सेकंड पूछा तो 5/18 से वो कर दो। देखो 6 8 48, 6 3 18, 5/40/3, तो 40/3 को भी आप बदल सकते हो। 16 3 48, सॉरी 16 3 48 होगा, 13 3 39, 13, ठीक है। 13 सही 1/3, सर इतना किलोमीटर पर घंटा इतना आएगा, ठीक है जी, डन है। ये सवाल ये है कि 5 संख्याएं हैं, पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी के 5/6 के बराबर है। सुनना मेरी बात ध्यान से। पहली बात ये है, कह रहा है कि पहली 4 का औसत पांचवी के, तो मैं ये बोलूं कि 5th वाला नंबर जो होगा वो 6 यूनिट के बराबर होगा, ठीक है। और जो 4 संख्याओं का जो औसत बनाएगा, समझना है, जो औसत बना रहा है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? सर उसको मैं ABCD लिख लूं, कोई खराबी? ठीक है। और ये बटा सर 4, ये किस अनुपात को? ये 5 वाले अनुपात को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहली चीज सवाल यही कह रहा है, ये इन दोनों का रेशियो यही है, यानी कि 4 संख्याओं का औसत और ये इनका रेशियो यही है, डन है। यदि 5 संख्याओं का औसत मेरे दोस्त कितना हो? 26 हो। 5 संख्याओं का औसत क्या कह रहा है? 26 हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं इन सभी संख्याओं का औसत निकालना चाहता हूं तो सिंपल सी बात है कि अब मुझे इस नंबर का औसत में गुणा करना पड़ेगा, तो 5 चौक का 20 हुआ। और सर मुझे इस 6 को भी ऐड करना पड़ेगा, सर इसका मतलब ये हो गया 26। और इस 26 को मुझे 5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, सर मैंने डिवाइड भी कर दिया। अगर मुझे इतना काम करना है तो मुझे औसत सर कितना मिल रहा है? 26। यानी कि ये 5 संख्याओं का औसत है, कह रहा है ये 26 के बराबर है। यहां से मैं अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो आप भी समझ सकते हैं 1 यूनिट की वैल्यू 5। कितनी आएगी दोस्त? 5। कितनी आएगी? 5। आपसे पूछ रहा है पांचवी संख्या क्या होगी? भाई पांचवी संख्या 5 छक्का 30 होगी। कैसे होगी? सर 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 6 यूनिट की वैल्यू सर 5 का गुणा कर लो 30। समझे कि नहीं? बहुत आसान था, मजा आ जाएगा एकदम इस सवालों में, ऐसे सवालों को करके। अगला देखो भाई, ये सवाल मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 1-2 क्वेश्चन तो पूछेगा मेंसुरेशन से। जब एक तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाता है तो यह 18,634 का क्षेत्रफल घेरता है। ठीक, सिंपल सी बात है, एक वृत्त बनाया गया, 18,634 का क्षेत्रफल घेर रहा है। कह रहा है किसी तार को आयत बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो इसकी भुजा, ठीक है, 5:6 के अनुपात में, ये 5:6 के अनुपात में है, ठीक है। आयत की छोटी भुजा की लंबाई बताओ बेटा। आयत की छोटी भुजा की लंबाई, छोटी भुजा 5 है, इसका मतलब ये है कि छोटी भुजा ना ये हो सकती है ना ये हो सकती है, या तो ये होगी या तो ये होगी।
इतना ही होगा। समझ रहे हैं मेरी बात आप? अच्छा, एक बात और समझो मेरी बात ध्यान से, क्या ये 11 का मल्टीपल है? ये देखो पहले, क्या ये 11 का मल्टीपल है? क्योंकि 11 का जैसे ही मल्टीपल निकल जाएगा वैसे मैं 110 को आंसर मार दूंगा, सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो क्या ये 11 से कट जा रहा है कि नहीं, बस इतना ही देखो। तो 11 से काटो, 11 एकम 11, 7 हुआ यहाँ पे, 11 छक्के 66 हुआ, एक बचा, 11 एकम 11। सर नहीं कट रहा, नहीं कट रहा ना, नहीं कट रहा। 11 छक्के 66, सॉरी 11 छक्के 66, 11 से 77, एक सेकंड रुकना, 11 छक्के 66 यार 10 बचा, ठीक है कट जाएगा, 2 से 11 से कट जा रहा है। अगर ये 11 से कटा तो मैं डेफिनेटली 110 अपना आंसर मार सकता हूं, बाकी को मारो गोली, सवाल को ही गोली मार। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि सवाल करेंगे, हम करना हम चाहते हैं, ठीक है, तो कैसे करेंगे देखना जरा ध्यान से। आप ये पता है आपको कि क्षेत्रफल जब वो गोला रहेगा तो भी उतना ही घेरेगा, जब वो आयत बन जाएगा तो भी उतना ही घेरेगा, जब उसको वर्ग बनाएंगे देंगे तो भी उतना ही घेरेगा, जब उसको कुछ भी किसी भी शेप में डाल देंगे तो उतना ही क्षेत्रफल घेरेगा। क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, आपने बहुत बचपन से पढ़ा होगा कि क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होता। समझ रहे हैं मेरी बात को? सर बिल्कुल समझ रहे होंगे। आओ, तो भाई साहब मैं ये कह रहा हूं कि वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है डन। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, आप 5 गुणा 6 और गुणा सर आप कर दीजिएगा x का स्क्वायर, क्या कर दीजिएगा x का स्क्वायर। सर ये बराबर रख लीजिएगा आप किसके, 18,634 के। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, 5 में गुणा कर देंगे, 110 आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट, सोमू के, सोमू सोनू है, सोनू होगा, कोई भी हो, हमें तो सवाल से मतलब है। सोमू हो तो भी सवाल लगेगा, सोनू होगा तो भी सवाल लगेगा। कह रहा है कि सोमू ने 10,000 रुपए की राशि एक साहूकार से 7% प्रति 6 महीने की दर से साधारण ब्याज पे लिया। बेटा 6 महीने में 7%, अच्छा जी, तो एक साल में कितना? सर एक साल में 14%। एक साल में कितना? सर 14%। डन डन। 3 वर्ष के लिए उधार लिया, अच्छा जी, तो 14 तिया 42, तो सिंपल सी बात है, अगर 14 तिया 42 है तो 100 तो उसका मूलधन होगा और 42 ब्याज है, तो इसका मतलब 142 चुकाएगा। 142 देखो इसमें कहां मिल रहा है? सर यहां मिल रहा है। सवाल को सॉल्व किया मैंने? नहीं किया। फिर भी अगर आप सवाल को सॉल्व करना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए। एक साल का ब्याज आपको पता है कि अगर मुझे चाहिए एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि एसआई का मतलब साधारण ब्याज चाहिए अगर आपको, तो मूलधन होता है 10,000, ये हो गया 14, ये हो गया 3/10, 100, ये कट गया, 14 तिया 42 तो 4200, ये ब्याज है, इसमें आप मूलधन जोड़ दो तो हो गया 14200, यही आया ना, मैंने कहा था ना वही आएगा। अगला नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल है भाई, देखो एक्चुअली ये बोर्डमॉस है, बोर्डमॉस में करेंगे कैसे, पहले इसको मिक्स में है सिंपल में बनाओ, ये हो जाएगा 21/2 उड़ा, सर ये हो जाएगा कितना बताओ, 7 25 35 और 1 36/5। आप जानते हो ये बटे में है तो आप इन दोनों को ही पलट देंगे, अरे सॉरी, इन दोनों को ही पलट देंगे, यानी कि 7/16 था, फटाफट पलटो, तो 21 नीचे आ जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, 5 इधर हो जाएगा, 36 चला जाएगा नीचे। देखो 7 तियां होता है 21 के, यानी कि 3 बचा, 2 अट्ठे होता है 16 के, यानी कि 8 बचा। समझ रहे हैं? यानी कि नीचे ऊपर बचा 5, सर नीचे क्या बच रहा है? नीचे बच रहा 8 गुणा 3 गुणा 36 के, समझ रहे हैं? ये बचा भाई, और ऊपर बाहर है गुणे के, तो बाहर गुणा है तो बाहर गुणा कर लो, देखो क्या होगा। सर आपको पता है, क्या पता है, आओ जरा दिखाते हैं क्या पता है आपको। 5 तिया 15, 15 और 3 होता है 18, 18/5 के, सर 5 से 5 गया, 18 दूना 36, यानी कि यहाँ हो गया 2 के। अब देखो क्या होगा, 8 दूना 16 3 48, यानी 1/48 होगा। कहानी को समझ में आ रही है? आ रही होगी। अब यहाँ पे करो, सर ये होगा -3 एकम 3 और 1 4/3 के गुणा 8 एकम 8 और 1 9/8 के, डिवाइड बाई, देखो डिवाइड करोगे तो ये होगा डिवाइड, यानी ऊपर चला जाएगा, गुणा 2 हो जाएगा और प्लस 3/4 हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात आप? यही करना था। काटो, कुछ कट रहा है, देखो ये कट जाएगा, और सर ये भी कट जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। डन है? बिल्कुल डन है।
तो 4 3 12 हो गया, 1/48 48 माइनस 12/4 प्लस 3/4। तो 12 में से 3 गया 9 हुआ, है ना, समझ रहे हैं, 9 होगा, 9/4 होगा। माइनस में आंसर आएगा क्या? माइनस में आएगा, ठीक है, ये भी क्लियर है। तो जरा देखिएगा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि यहाँ पे होगा माइनस का 9/4। अब समझ रहे हैं ना मेरी बात को, माइनस का 9/4, 9/4, 12 चौके 48, 12 9 108, 108 में से एक गया 107, 107/48, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है कि दो जैकेट है, ए और बी के मूल्य का अनुपात ये है, यदि एक जैकेट ए का मूल्य बी जैकेट मूल्य से इतना कम है बेटा, 300 कम है, यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर मैं ये बोलूं कि इन दोनों जैकेटों के बीच डिफरेंस निकालना चाहूंगा मैं, तो निकलेगा 2 यूनिट। वही डिफरेंस बराबर किसके है सर? 380 के। अरे सवाल तो वही कह रहा है ना कि ए और बी जैकेट के मूल्य के बीच डिफरेंस वही है, कम है, कम का मतलब डिफरेंस ही होता है। तो एक बराबर किसके होगा सर? सर 190 के, 190 के दोस्त। तो जैकेट बी का मूल्य क्या होगा बेटा? जैकेट बी का मूल्य कौन सा है? 9। तो 19 9 सर 171, यानी कि 1710 रुपया। 19 यूनिट की वैल्यू आप समझ रहे हैं ना, 19 यूनिट की वैल्यू, अरे सॉरी 9 यूनिट की वैल्यू, 9 यूनिट की वैल्यू 19 गुणा 9, ठीक है भाई। अगला सवाल है, कह रहा है कि 6225 की राशि 3 हिस्से में इस प्रकार बांटी जाती है कि 4 गुना दूसरे हिस्से के 5 गुना तीसरे हिस्से के 7 गुने के बराबर है। तो ऐसे करो कि 4A बराबर 5B बराबर 7C। मैं रेशियो निकाल देता हूं। देखो आपको करना यह है कि आप इन सभी का एलसीएम ले लो। एलसीएम होगा 5 चौका 20 7 140 होगा। 140 में मैं इसको घटाऊंगा 4 को हटाऊंगा तो बचेगा 35 के, 35 यूनिट। 5 अगर 140 में से 5 को करूंगा तो आप बताओ कितना होगा? सर ये होगा 28। और अगर 7 निकालूंगा तो 7 निकालूंगा तो 20 होगा ना। इसी अनुपात में बांटना है। इस अनुपात में बांटना क्या पूछ रहा है? पहले और दूसरे हिस्से के बीच अंतर कितना होगा? पहले और दूसरे हिस्से के बीच अंतर कितना रहा? 7। 7 से कौन कट रहा है? 7 से ना ये कट रहा है, ना ये कट रहा है, ना ये कट रहा है। सर यही कटेगा 7 से। 7 7 49 हुआ और 7 5 35, 7 से ये कट रहा है। सवाल को करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। या फिर अगर करना चाहते हो तो एक काम करना, इनका डिफरेंस ले लेना, सबको जोड़ के बराबर कर लेना, इनका डिफरेंस लेना, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है बेटा। आज इतना ही रखेंगे, आज सवाल इतना ही रखेंगे। मजा आया होगा। बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिक्स के तहत मैंने सवाल को करा दिया है। बहुत छोटे छोटे 10-10 सेकंड के आंसर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने उसका डिटेल भी बताया है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।